नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। न्यूज़ एट 10 की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन। विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के नागरकोइल में शाम को प्रधानमंत्री का रोड शो। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत आज। लोक भवन में सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेडीयू के कोटे से होंगे 2 उप मुख्यमंत्री। बंगाली नववर्ष पर पश्चिम बंगाल में चुनावी रैला। भाजपा के दिग्गज अमित शाह, निर्मला सीतारमण करेंगे तूफानी प्रचार। शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा। वहीं टीएमसी ने भी लगाया पूरा जोर। अमेरिका और ईरान के बीच फिर होगी शांति वार्ता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत। कई मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास। फिलहाल युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने पर फोकस। और इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच जारी। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ। और सुर्खियों के बाद न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन और गोरक्षनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर केवल पत्थरों से बना एक स्मारक नहीं है, बल्कि एक जीवंत पवित्र धाम है। यह मंदिर उन पीठाधीश्वर को समर्पित है जिन्होंने सैकड़ों विद्यालय, अस्पताल और उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया, जिन्होंने यह माना कि समाज सेवा ही सर्वोच्च पूजा है। भैरव के ठीक नीचे अवस्थित यह भैरवैक्य मंदिर समर्पित है आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ के 71वें पीठाधीश्वर श्री 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 बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को, जिनके कुशल निर्देशन में इस समूचे क्षेत्र में आध्यात्मिकता और आधुनिक शिक्षा की नई धारा बही। और इस मंदिर का लोकार्पण और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप का साक्षात उदाहरण है कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला तालुका स्थित आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ, जिसने सदियों से सामाजिक कल्याण और शैक्षणिक प्रसार को ही नर सेवा नारायण सेवा का सर्वोत्तम रूप माना। आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय विकास में इस महासंस्थान का सर्वाधिक विकास मठ के 71वें पीठाधीश्वर श्री 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 बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी के कार्यकाल में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन और गोरक्षनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। ये मंदिर उन पीठाधीश्वर को समर्पित है जिन्होंने सैकड़ों विद्यालय, अस्पताल और उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया, जिन्होंने ये माना कि समाज की सेवा ही सर्वोच्च पूजा है। उनके उपदेश जाति, पंथ और क्षेत्र से परे थे, जिन्होंने लाखों लोगों को करुणा और धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया। गर्भगृह में परम पूज्य बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी की शाश्वत उपस्थिति उनके जीवन दर्शन और मानव सेवा के प्रेरणादायक प्रसंगों की अभिव्यक्ति है। परम पूज्य महास्वामी जी श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी envisioned to empower the rural youth, and hence this he did not maintain at just a spiritual place but also a place for hub of education, and also he actually started serving the entire rural mass as well as the community with 9 limbs of service starting from education, health, agriculture and enactment. श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर केवल पत्थरों से बना एक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत पवित्र धाम है। द्रविड़ वास्तुकला की शाश्वत भव्यता यहाँ जीवंत हो उठती है और मठ के 71वें पूज्य पीठाधीश्वर की दिव्य अलौकिक उपस्थिति यहाँ शोभायमान है। मानवता के प्रति उनकी अथक सेवा और मानव के प्रति उनकी अटूट करुणा के प्रमाण मठ द्वारा स्थापित विद्यालय, विश्वविद्यालय और चिकित्सालय हैं, जहां लाखों बच्चे शिक्षा ही नहीं संस्कार भी पाते हैं। Shri Adi Chunchanagiri Mahasamsthana Math, rooted in the ancient Natha Pantha, has been a lighthouse of Dharma for centuries. While our foundation is spiritual, our mission has always been social. Swamiji
believed that seva to the poor is seva to the God, which is in the national spirit of Sabka Saath and Sabka Vikas. श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर केवल एक संरचना नहीं बल्कि श्री आदि चुंचनगिरी मठ की अखंड आध्यात्मिक परंपरा का प्रमाण है, जिसने कर्नाटक और उससे परे लाखों भक्तों का मार्गदर्शन किया है। ये मंदिर स्मृति और श्रद्धा का एक तीर्थ है, जहां महास्वामी जी के आध्यात्मिक, शैक्षिक और सामाजिक योगदान को अनंत काल तक अक्षुण्ण बनाया गया है। आदि चुंचनगिरी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मठ के अनुयायियों, श्रद्धालुओं और उपस्थित जन समुदाय को भी संबोधित करेंगे। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर विश्व को एक सशक्त संदेश देता है कि भारत की शक्ति केवल तीव्र आर्थिक विकास में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जड़ों की गहराई और सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि में ही निहित है। भारत की आध्यात्मिकता की शक्ति और आधुनिकता के सोच का एक अद्भुत समन्वय यहाँ पर दिखता है, और ये वही मंत्र है जिसमें विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। कैमरा पर्सन आरके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ, मांड्या। तो भारत की आध्यात्मिक सोच के साथ आधुनिकता को भी समाहित करता है और इसका विशेष महत्व यही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र का। अश्विनी, हम ये कह सकते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और उसका पर्याय है ये मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसका महत्व तो आपके रिपोर्ट के जरिए हमने जाना और समझा ही, लेकिन वर्तमान समय में भारत की वैश्विक संस्कृति जो कि आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी सम्मिश्रण है, कैसे इसके महत्व को बयां कर रही है? निश्चित तौर से अगर देखें तो आज का दिन बेहद विलक्षण है समूचे कर्नाटक के लिए, देश के लिए, साथ ही साथ मांड्या के लिए, जहां पर आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ में जो 11वें पीठाधीश्वर थे श्री 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 बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी महाराज, उनको समर्पित, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, दार्शनिक जीवन, उनके प्रेरणामयी जीवन को समर्पित मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लोकार्पण करेंगे। मैं जहां पर मौजूद ही ये दृश्य दिखाऊंगा। ये देखें, बेहद सुंदर द्रविड़ कला शैली का बना हुआ ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। महाभैरव की यहाँ पर उपस्थिति, साक्षात उपस्थिति मानी जाती थी है। आदि चुंचनगिरी में अगर माने तो नाथ संप्रदाय के बेहद महत्वपूर्ण गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये शताब्दियों पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र केवल पहाड़ी था, आज भी ये पहाड़ी है। और यहाँ पर भैरव के अलावा पंचलिंगम भगवान शिव के 5 स्वरूप है, सोमेश्वर, मल्लिकेश्वर, गंगाधरेश्वर, अन्य स्वरूपों के यहाँ पर मंदिर है। ज्वालापीठ है जहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, तपस्या की थी गोरखनाथ जी महाराज ने। और उसके अलावा स्तंभ है, और साथ ही साथ ये भैरव का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। भैरव की साक्षात उपस्थिति यहाँ पर, इस पूरे क्षेत्र के जो पालक हैं, रक्षक हैं, वो काल भैरव हैं। और निश्चित तौर से अगर देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर काशी की बात करें तो काशी के कोतवाल भगवान भैरव को कहा जाता है। और भैरव खुद रुद्र के रूप हैं, महाभैरव खुद भगवान शिव के रूप हैं। और भैरव भैरवी का जो सामंजस्य है, जो उपस्थिति, उस क्षेत्र को और ज़्यादा ऊर्जावान बनाती है। आज जो विलक्षण मुहूर्त है, स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो ये हैं कि 11वें पीठाधीश्वर श्री श्री बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी महाराज, जो कि जिन्होंने इस क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों की पूरी श्रृंखला स्थापित की। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, बच्चों के पढ़ाई के कॉलेज हैं, और LKG से लेकर अगर देखें तो परास्नातक तक, PG तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया जाता है। लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में, इस मठ के जरिए शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन दर्शन को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से आध्यात्मिकता और आधुनिकता, और आध्यात्मिकता के साथ साथ शिक्षा और संस्कार, इन दोनों की उपस्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और वही कहीं ना कहीं वो मूल मंत्र है। तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे, वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लोकार्पण करेंगे मंदिर का, और साथ ही साथ उस मंदिर के लोकार्पण के साथ पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत किस तरीके से अपने आध्यात्मिकता को, आधुनिकता को सजोते हुए गुरुओं के शरण में पहुँचता है। देश के अगर सर्वोच्च सेवक प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं और श्रद्धानत होते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो ये वही आदि परंपरा है जिसमें संतों के सामने, मनीषियों के सामने लोग राज्य शैली को किस तरीके से लोक कल्याण की पूरी व्यवस्था की जाए,
उसका कहीं ना कहीं प्रदर्शन यहाँ पर होता है। तो आदि परंपरा वो हमारी आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता के साथ साथ शैक्षिक वातावरण का जो अभूतपूर्व यहाँ विस्तार हुआ है, उसकी कहीं ना कहीं बांधी पूरी दुनिया देखेगी। और 11वें पीठाधीश्वर को समर्पित ये मंदिर ये बताएगा कि किस तरीके से आधुनिक शिक्षा के जरिए, नारायण सेवा के जरिए, दरिद्र नारायण सेवा के जरिए, लोगों के उत्थान के जरिए ईश्वर की पूजा की जा सकती है। बिल्कुल अश्विनी, आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण है जो ये बताता है कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ कैसे आप समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करके नर सेवा ही नारायण सेवा है कि युक्ति को साकार भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी मिश्र इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन भी करेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की कमान आज से नए सम्राट के हाथ में जाने वाली है। सम्राट चौधरी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी को एनडीए और भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग के साथ बिहार विकास, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय की ओर अग्रसर होगा। तो आज बिहार की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन, ये कह सकते हैं कि बिहार में सम्राट युग की नई शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के नए सम्राट चौधरी 1999 में राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बने। 1990 में आरजेडी के साथ सक्रिय राजनीति में उन्होंने कदम रखा और साथ ही 2000 में परबत्ता से वो विधायक रहे और इसके बाद 2010 में भी परबत्ता सीट से ही वो विधायक चुने गए और साथ ही 2014 में जेडीयू में वो शामिल हो गए और फिर 2017 में भाजपा का दामन थामा। 2017 में वो भाजपा में शामिल होते हैं, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2018 में भाजपा के बिहार इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए और 2020 में बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। सम्राट चौधरी आज वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। 2021 में एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री बने और 2022 में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुने गए। तो सम्राट चौधरी ने लगभग 36 वर्षों की सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2023 में बिहार भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए और अब 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। 1990 से 2026 तक की 36 वर्षों की लगभग सक्रिय राजनीति का वो सफर उन्होंने पूरा किया और अब उनके सामने बिहार राज्य को आगे बढ़ाने का सारा जिम्मा उनके कांधों पर आएगा। ठीक 11 बजे वो लोक भवन में, पटना के लोक भवन में शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। और आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी के पास नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार के लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए उनका संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करना बड़ी जवाबदेही है। इसको कैसे पूरा करेंगे, मैं समझता हूं कि उन्होंने तो कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनके मॉडल को आगे चलाएंगे। तो सम्राट चौधरी 11 बजे शपथ लेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेश राज का। राजेश, लगभग 1 घंटे से भी कम का समय बचा है और 11 बजे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। किस तरीके का माहौल है, कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या जानकारी अभी की आपके पास? देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो विधायक राजभवन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारे कैमरामैन मोहित आपको दिखाएंगे ये दृश्य कि देखिए क्या गहमागहमी है यहाँ पर। राजभवन जो लोक भवन जो कहलाता है, आप देखिए राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं उनकी ये प्रतिमा है और यहाँ पर ये जो फव्वारा है और उसके अलावा देखिए कि ये किस तरीके से यहाँ की जो गहमागहमी है, तमाम जो गाड़ियां हैं वो राजभवन के अंदर दाखिल होने को तैयार हैं और एक एक कर
पास के साथ सर्च कराकर लोगों को अंदर दाखिल कराया जा रहा है। तो तमाम जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल तेज हैं। भाजपा जनता दल यूनाइटेड के सभी जो विधायक हैं वो एक एक कर भीतर जा रहे हैं। जो अनेक पूर्व मंत्री हैं उनको खासतौर पर आमंत्रित किया गया है और कुछ जो आम जनता है उनके हाथों में भी पास को मैंने देखा है जो अंदर दाखिल होंगे। तो अब बस इंतजार की जो घड़ियां हैं वो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। 11 बजे बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा सम्राट चौधरी के रूप में, और जिनके पूरे करियर को आपने खंगालने की कोशिश की, आपने उनको पूरा बताया कि कैसे कैसे उनका जो सफर है वो शुरू हुआ। बस मैं इतना यह बताना चाहूंगा कि 1999 में जब वो राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने तो बिना किसी हाउस के वो मेंबर नहीं थे, बिना किसी हाउस के मेंबर हुए, सीधे वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उसी के साथ उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी हुई। और उनके पिता शकुनी चौधरी जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे वो भी उस कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। पिता और पुत्र दोनों एक साथ मंत्रिमंडल में, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और वहां से शुरू हुआ उनका कैरियर। अब मुख्यमंत्री के शपथ तक आ पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन इन चुनौतियों से वो पार पाने में सक्षम इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पास संगठन का भी तजुर्बा है। वो आरजेडी में भी थे तो संगठन के लिए काम किया करते थे, जेडीयू में भी वो संगठन से जुड़े थे, और बीजेपी का जो उनका अनुभव है कि 2017 से 2026, 2017 में पार्टी में शामिल होते हैं, एमएलसी बनते हैं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और अब मुख्यमंत्री। यानी मात्र 6-8 वर्षों में भाजपा की जो उनकी यात्रा है वो उन्हें बिल्कुल टॉप पर लेकर चली गई है। जो उनका फलक है वो बहुत बड़ा हो चला है और अब देखना होगा कि जो पूरा मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल आज शपथ नहीं ले रहा है। जो लोग नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट में लोग थे वो शपथ नहीं ले रहा है। सिर्फ जेडीयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबर जो है वो प्राप्त हो रही है। तो सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे और इंतजार की घड़ियां कुछ ही पलों में अब खत्म होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश राज। तो हम सभी साक्षी होंगे ठीक 11 बजे पटना के लोक भवन में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और उनके साथ साथ जेडीयू कोटे से एक तरीके से 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। उसका भी हम सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लिहाज से आज महत्वपूर्ण दिन है और सम्राट चौधरी एक ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में उनसे कई सारी उम्मीदें हैं। तो हमारे सहयोगी राजेश राज ये भी बता रहे थे कि निश्चित रूप से चुनौतियां भी उनके सामने होगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि एक तरीके से नीतीश कुमार का जितना लंबा उनका कार्यकाल रहा, जिस तरीके से अपने नेतृत्व में उन्होंने बिहार की कमान संभाली, उस लिहाज से सम्राट चौधरी के लिए यह नई जिम्मेदारी अपने आप में बड़ी भी है, महत्वपूर्ण भी है। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और आइए अब नजर डालते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों पर। और जनादेश 2026 में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। आज पोहेला बोईशाख है, बंगालियों का नववर्ष। इस मौके पर सिर्फ टीएमसी और भाजपा का चुनावी दंगल जारी है। प्रचार के लिए ही नहीं बल्कि बंगाली बनाम बाहरी के मुद्दे पर। टीएमसी जहां भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा के तूफानी प्रचार की बात करें तो आज भाजपा के कई दिग्गज नेता चुनावी समर में अपनी पार्टी के लिए जोर लगाएंगे। तो आपको बता दें कि भाजपा का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग में अपना जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार में भी गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे।
उनके साथ साथ कूच बिहार में भी उनकी चुनावी जनसभा होगी, जिसमें भाजपा के समर्थन के लिए मतदान की अपील गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की जाएगी। साथ ही स्थानीय मतदाताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। निर्मला सीतारमण कालना में चुनाव प्रचार करेंगी। साथ ही स्थानीय कंबल बुनकरों से भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सीधा संवाद होगा। लाभार्थियों को बुनकर कार्ड भी वितरित करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुगली में रोड शो करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह की भी 4 जनसभाएं होनी है। तो एक तरीके से पूरी सियासत जो है वो सियासत की बिसात बिछ चुकी है और अब जनता जनार्दन को फैसला लेना है। भवानीपुर में भाजपा की ओर से शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। भवानीपुर के चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बंगाली बनाम बाहरी के मुद्दे पर टीएमसी जहां भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा इस नैरेटिव को कमजोर करने के लिए कई सारे कार्यक्रम कर रही है। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने चौरंगी, जोरांसा को, श्यामपुकुर और मानिकतला विधानसभा क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए पदयात्राएं की हैं। तो आज बंगाल का नववर्ष भी है और इस मौके पर सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। टीएमसी का असली मुद्दा है असली बंगाली की पहचान। टीएमसी के नैरेटिव को ध्वस्त करने में भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। साथ ही भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार जारी है। तो पश्चिम बंगाल के रण में किसकी जीत होगी, ये पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी। और आइए अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो नागरकोइल में चुनावी अभियान के मद्देनजर रोड शो करेंगे और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर न सिर्फ राज्य में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोश में हैं, बल्कि स्थानीय जनता में भी उत्साह है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को 234 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होना है, जबकि मतगणना और परिणाम 4 मई को हमारे सामने होंगे। तमिलनाडु में भाजपा अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, जन कल्याण और कानून व्यवस्था पर फोकस किया गया है। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यह संकल्प पत्र तमिलनाडु के समग्र विकास और जन कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तमिलनाडु में भाजपा के संकल्प की बात करें तो कई सारे उसमें वादे किए गए हैं। उसमें आपको बता दें कि 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की बात कही गई है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई है। तो एक तरीके से लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए यहां पर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। और इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के उम्मीदवार एमके स्टालिन का चुनावी कैंपेन भी लगातार जारी है। दूसरी ओर वीसीके भी प्रचार में लगी है और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कल वीसीके अध्यक्ष ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सियासी दलों ने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। राज्य में महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो आपको बता दें कि महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये तमिलनाडु के चुनाव के बड़े मुद्दों में से ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा बढ़ता कर्ज, मुफ्त की रेवड़ियां भी ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर वहां पर उभरा है। इसके साथ साथ तमिलनाडु की सियासत में भ्रष्टाचार और अवैध रेत खनन भी इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और इन सभी मुद्दों के आकलन के आधार पर जनता जनार्दन अपना नेतृत्व सौंपेगी। तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस में उठापटक नजर आ रही है। हसीना सैयद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। तो
तो जनादेश 2026 के तहत आप देख रहे थे चुनावी राज्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। और आइए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। RRU के 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अजीत डोभाल को सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके अद्वितीय योगदान की मान्यता के तौर पर दिया गया है। इस दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र के मनोबल और उसके नागरिकों की जागरूकता पर निर्भर करती है। उन्होंने इसे केवल सैन्य शक्ति या तकनीकी क्षमता से परिभाषित नहीं किया, बल्कि इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में समझने की आवश्यकता बताई। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। और आज विश्व कला दिवस है। इसका उद्देश्य कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करना, रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को उजागर करना है। इस दिन दुनिया भर में प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों में कला के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाई जा सके। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कला दिवस पर एक खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। कला केवल रंगों का विस्तार नहीं, बल्कि समय, समाज और संवेदनाओं का वो दस्तावेज है जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। विश्व कला दिवस कला के महत्व को रेखांकित करने और वैश्विक कलाकार समुदाय को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाने वाला ये दिन महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती के रूप में समर्पित है, जिन्हें रचनात्मकता और ज्ञान के संगम का प्रतीक माना जाता है। विश्व कला दिवस के इस अवसर पर भारत की कला परंपरा को समझना इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि यहाँ कला केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धड़कन की तरह जीवन के हर पहलू में रची बसी है। भारत की कला यात्रा हजारों वर्षों पुरानी है, जिसकी झलक हमें अजंता केव्स की भित्ति चित्रों में मिलती है, जहाँ दीवारों पर उकेरे गए चित्र न सिर्फ धार्मिक कथाओं को दर्शाते हैं, बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन और सौंदर्य बोध को भी जीवंत कर देते हैं। भारत की लोक कलाएं इस देश की आत्मा को सबसे सरल और सशक्त रूप में सामने लाती हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग में जहां प्राकृतिक रंगों और बारीक रेखाओं के माध्यम से जीवन, प्रकृति और पौराणिक कथाओं को उकेरा जाता है, वहीं महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग अपनी सादगी के बावजूद जीवन के गहरे दर्शन को प्रस्तुत करती है। इसी तरह उड़ीसा की पटचित्र में कपड़े और ताड़पत्रों पर बनाए गए चित्र सदियों पुरानी कहानियों को आज भी जीवित रखते हैं। भारत में कला केवल चित्रों और शिल्प तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नृत्य, संगीत और नाट्य परंपराओं में भी उतनी ही गहराई से रची बसी है। आज का युवा कलाकार पारंपरिक विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर एक नई पहचान गढ़ रहा है, जहां डिजिटल आर्ट, स्ट्रीट आर्ट और सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के नए और प्रभावशाली मंच बन चुके हैं। ये बदलाव दर्शाता है कि कला स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित हुनर हाट, हस्तशिल्प मेले और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कलाकारों को नया मंच दे रहे हैं, जिससे उनकी कला को न केवल पहचान मिल रही है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी खुल रहा है। विश्व कला दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जो हमें ये संदेश देता है कि कला हमारी पहचान की नींव है, हमारी विविधता की शक्ति है और हमारी सांस्कृतिक विरासत की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। ये हमें एक दूसरे से जोड़ती है, नई सीख देती है और निरंतर प्रेरित करती है। इसीलिए इसे संजोना, संरक्षित रखना और आगे बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।